गुड मॉर्निंग सबको। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे माय लॉर्ड, ठीक है। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले, ठीक है। यहाँ पर लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि लॉर्ड, कि माय लॉर्ड, एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पर आके कौन से काम किए, ठीक है, और आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। यहाँ पर आप क्या काम करने के लिए आए थे और क्या करके जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने, आपकी इंग्लैंड सरकार ने आपको भारत का सर्वोच्च शासक बनाकर भेजा था, ठीक है। आपको शासक होने के नाते प्रजा के हितों की ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो शासक होता है, जो शासन करने वाला राजा होता है, उसका प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है। वो ये सोचता है कि मेरी जो प्रजा है उसको सुख है या दुख, और सारी बातों को ध्यान करके फिर वो प्रजा के हित के लिए कार्य करता है, ठीक है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे कि ये तो आपको भी पता है कि ये बात बिल्कुल सही है। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। तो कृपा करके बतलाइए, इसलिए आप ये बताने की कृपा कीजिए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले हैं, कि आपने प्रजा के साथ क्या किया। आपने प्रजा के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, बल्कि अपनी मनमानी से प्रजा को आपने पीड़ित किया, दुखी किया और अनेक प्रकार के कष्ट दिए, ठीक है। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आपने हर एक चीज को अनदेखा किया, ठीक है, और सिर्फ अपनी मनमानी की। मनमानी आपकी सही थी गलत थी वो आप भी जानते हैं, और वो आपकी जो प्रजा है वो भी जानती है, ठीक है। आपने सिर्फ प्रजा पर अन्याय किया, अत्याचार किया। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि क्या सिर्फ अपनी मनमानी करना, अपने प्रजा पर अत्याचार करना, क्या इसी को शासन कहते हैं, ठीक है। क्या इसी को शासन कहते हैं। और आपने किसी की इतनी सी बात भी नहीं सुनी, ठीक है। आपने किसी की इतनी सी बात भी नहीं सुनी, सिर्फ आपने अपना हुक्म इस प्रजा पर चलाया। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कभी प्रजा की बात पर कान न देना, मतलब आपने प्रजा की बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, हमेशा उस प्रजा का आपने अहित किया, प्रजा के हितों की ओर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपका स्वभाव बिल्कुल हठी था, जिद्दी था, ठीक है। आप अपनी ही जिद को आगे रखते थे और उस जिद से आप अपना मनमाना शासन प्रजा पर चलाते जा रहे थे। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। चलो आप हमको सिर्फ इतना ही बता दो, आप यहाँ पर 10 साल रहे, उन 10 सालों में आपने एक भी क्या ऐसा काम किया जिसमें थोड़ा भी प्रजा का हित हुआ हो, जिसमें आपने प्रजा की थोड़ी सी भी भलाई की हो, ठीक है। एक काम बताइए। अब उसने ऐसा कुछ काम किया ही तो क्या बताएगा वो। कैसर और जार, एक मिनट, ठीक है। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। जब ये कैसर और जार थे, ये भी तानाशाह शासक थे, ये भी क्रूर और निर्दयी शासक थे, लेकिन जब इसको प्रजा चारों तरफ से घेर लेती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, तो वो भी प्रजा की बात को सुन लेते थे और प्रजा की बात पर ध्यान दे लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। आपने अपने जीवन में ऐसा कभी मौका आने ही नहीं दिया जब प्रजा आपके पास आई हो और आपने प्रजा की बातों को थोड़ा बहुत सुना हो,
ऐसा आपके जीवन में एक भी अवसर नहीं आया। और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार, देखो ये आपका कैसर और जार, ठीक है, इनके बारे में दे रखा। कैसर कौन था? रोमन तानाशाह था। जार था, ये भी क्या था? एक तानाशाह था, रूस का तानाशाह था। एक नादिर शाह आया है, ये क्या था? ईरान के शाह, ईरान के बादशाह रहे थे, और ये भी बहुत तानाशाही थे, निर्दयी थे। ये तीनों क्या थे? निर्दयी और क्रूर शासक थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि जब नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, नादिर शाह जब दिल्ली आया तो उससे किसी बात पर अनबन हो गई और उसने क्या किया? आदेश दे दिया कि दिल्ली में नरसंहार किया जाए, ठीक है, जो दिखे उसको मार दिया जाए। ये सारे, और आसिफ जाह उस समय दिल्ली का बादशाह था, ठीक है। तो आसिफ जाह अपने प्रजा को जब ऐसे मारा जाने लगा था तो वो बहुत दुखी हो गया, और उसने क्या किया? अपने गले में तलवार लेकर उसने क्या किया? अपने गले में तलवार डालकर, ठीक है, प्रार्थना करने पर कत्लेआम उसी दम रोक दिया। जब आसिफ जाह ने नादिर शाह के सामने अपने गले में तलवार डालकर प्रार्थना की कि यदि आपने ये कत्लेआम नहीं रोका तो मैं भी आपके सामने अभी मर जाता हूं, तो वो जो इतना निर्दयी और क्रूर शासक था उसको भी आसिफ जाह पर दया आ गई, और उसने उसी समय जो कत्लेआम हो रहा था उसको रोकने का आदेश दे दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 8 करोड़ बंगाल वासियों ने आपसे प्रार्थना की कि आप बंगाल का विभाजन मत करो, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, आपके यहाँ पर शासन का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। तथापि बंग विच्छेद के बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप घर जाने से पहले, अपने इंग्लैंड जाने से पहले बंगाल का विभाजन करवा कर जाना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर शाह वो भी एक जिद्दी और हठी शासक था, क्रूर भी था, निर्दयी भी था, लेकिन आप उससे भी बढ़कर है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? वो कह रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी जिद करते हैं तो जो प्रजा है वो दुखी नहीं होती क्या? उसके मन में भी जरूर दुख होता है। आप विचारिए तो, आप एक बार सोच के तो देखिए, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं, कि आपके साथ तो सिर्फ इतनी सी बात हुई कि जिस आदमी को आप नौकरी लगवाना चाहते थे उसको नौकरी नहीं मिली। इस बात ने आपको इतना कष्ट दिया, इतना पीड़ित किया कि आपने नौकरी छोड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो आप तो इतनी सी बात सहन नहीं कर सके, तो प्रजा ने तो आपकी कितनी मनमानी सहन की है, उसने तो आपके अत्याचारों से कितना दुख पाया है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यदि इस देश की प्रजा के पास ऐसा कोई उपाय होता जिससे वो इस देश को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह चली जाती, जहां पर आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक नहीं होता, ऐसा होता तो क्या करती प्रजा? भारत को छोड़कर कहीं और चली जाती, लेकिन उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो यहीं रही। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। फिर कह रहे हैं कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है लेखक, क्या कह रहा है कि आपने जो जिद की उसका फल यहाँ की प्रजा ने देख लिया, आपने भी देख लिया, क्योंकि आपका जिद के जो अंत है वो सही नहीं हुआ, वो आपकी जिद आपके अनुसार नहीं हुई, वहां पर एक जिद आपकी नहीं चली। भारत पर तो आपने अपनी मनमानी चला ली, ठीक है, लेकिन आपकी इंग्लैंड सरकार ने ही आपकी जिद की परवाह नहीं की और आपके कहने पर उस आदमी को नौकरी नहीं दी। तो आपने अपनी जिद का परिणाम यहीं पर देख लिया और भारतवासियों ने भी आपकी जिद का परिणाम यहीं पर देख लिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ तक कि
आप स्वयं उसका शिकार हुए हैं, आप खुद ही अपनी जिद का शिकार हो गए और आपको पद से इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ से आपको विदा होना पड़ रहा है। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। ठीक है, ये क्या कह रही है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो यहाँ की प्रजा है वो क्या करती है, अपने दुख और कष्टों से ज्यादा उसको ये ध्यान रहता है कि परिणाम अच्छा होगा। भारतीय संस्कृति में ये एक मूल्य है, आदर्श है कि यदि सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो उसका भी अंत होना निश्चित है। इसलिए प्रजा आपके सारे अत्याचारों को चुपचाप बैठकर इसीलिए सहन कर रही थी कि आपके भी कष्टों का, आप जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं, जो उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका भी एक दिन अंत होगा। ठीक है, वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। प्रजा यहाँ की जानती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी महान है, वो ये जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। कोई कितना भी बड़ा अहंकारी, घमंडी, पैसे वाला रईस, सबसे ऊंचा पदाधिकारी क्यों ना हो, अहंकार किसी का नहीं चलता, घमंड किसी का नहीं चलता और हमेशा एक समय नहीं रहता। ठीक है, समय बदलता रहता है, तो हमारा भी समय बदलेगा और इस निर्दयी शासक लॉर्ड कर्जन के शासन का भी अंत होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो दुख का समय है वो भी निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। इसलिए जो उस प्रजा को दुख मिलते हैं वो उनको झेलती है और गुलाम रहकर भी वो जी लेती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ ना समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है कि आपने इस महान भूमि के आदर्श और मूल्य नहीं समझे, इसकी महानता पर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और आप ऐसे शासक हैं जो मतलब इस प्रजा की श्रद्धा और भक्ति भी अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब प्रजा के मन में आपके प्रति कोई शुभकामनाएं नहीं है, वो प्रसन्न है कि आपके कुशासन का अंत हो रहा है और आप भारत से विदा हो रहे हैं। ठीक है, इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब ही नहीं थी। मतलब आप यहाँ पे जो शिक्षित व्यक्ति थे उसको तो अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते थे, वो तो आपकी आंखों को पल भर के लिए नहीं सुहाते थे। ठीक है, अनपढ़ गूंगी, जो प्रजा अनपढ़ थी, कुछ नहीं बोलती थी, उस प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उस अनपढ़ गूंगी प्रजा के बारे में आपने फिर भी कभी ध्यान दिया होगा, कुछ बहुत कम, लेकिन शिक्षित व्यक्ति तो आपको पल भर नहीं सुहाते थे। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। ठीक है, जो वो अनपढ़ प्रजा थी, उसी अनपढ़ प्रजा जो है वो नर सुल्तान था एक व्यक्ति, उसके गीत गाती है। क्यों गाती है? एक बार अपनी विपद, एक बार अपने संकट के समय संकट के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। जब इस सुल्तान पर संकट के दिन आए थे, विपत्ति आए थे, कष्ट के दिन आ गए थे, तो उन्होंने अपने संकट के दिन कहाँ काटे? नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर। ठीक है, यहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। मतलब यहाँ पर ये चौकीदार भी बना और सबसे ऊंचे पद का अधिकारी भी बना। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ और जब उसका समय वहां पर पूरा हो गया और घोड़े पर सवार होकर जब वह नरवरगढ़ से जाने लगा, तो नगर द्वार से बाहर आकर, तो उस जो नगर था उसके दरवाजे से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से, जिस तरीके से उसने अभिवादन किया था, वह सुनिए। उसने क्या कहा? आंखों में आंसू भरकर कहा, क्योंकि वो उस स्थान से विदा हो रहा था, उससे दूर जा रहा था, उस स्थान से जहां पर उसने अपने विपत्ति के सारे दिन काटे थे। वहां पर चौकीदार भी बना और वहां पर ऊंचा अधिकारी भी बना। ठीक है, तो आज वो उस जगह से अलग हो रहा था, वहां से विदा हो रहा था। तो विदा हो रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, कि मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, आज मैं तुझसे अलग हो रहा हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, तूने ही मेरा यहाँ पर पालन पोषण
किया है। ठीक है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, मेरे संकट के दिन मैंने यहीं पर रहकर बिताए हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। तेरा ऋण, तेरा मेरे ऊपर इतना कर्जा है जिस कर्जे को मैं कभी चुका ही नहीं सकता। ठीक है भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, कि यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी कोई गलती की हो, ठीक है, भूल से भी यदि मैंने कोई गलती की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की प्रजा के हितों का ध्यान मैंने नहीं रखा हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, यहाँ की स्त्रियों को मैंने हमेशा माता और बहन की दृष्टि से ही देखा, कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखा, यदि ऐसा मैंने नहीं किया हो तो मेरा प्रणाम न ले, तो मेरे प्रणाम को स्वीकार मत करना। नहीं तो, और यदि मैंने ऐसा नहीं किया है तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। ठीक है कि यहाँ पर तो ऐसे महान सुल्तान हुए हैं जो मतलब एक जगह अगर उसके संकट के दिन उसने काट लिए तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उस जगह का अभिवादन किया। सोचो, जगह का अभिवादन किया, उससे जुदा होते समय, अलग होते समय उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक है, और उससे प्रार्थना की कि यदि मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा बुरा काम किया हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना, नहीं तो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक है, कि वो इस तरीके से उस नरवरगढ़ से विदा हुआ। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, ठीक है, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है कहाँ गया, हाँ, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे कि उस देश से आप भी आज विदा हो रहे हैं, तो क्या आप भी जाते समय कुछ इस देश को कहेंगे? ठीक है, कुछ इस देश को कहेंगे। क्या आप ये कह सकेंगे? क्या आप में इतनी कहने की हिम्मत है? ये आप कह पाएंगे? अभागे भारत, हे भारत, यहाँ पर मेरे जैसे ब्रिटिश वायसराय आए, जिसके कारण तू सौभाग्यशाली से तू अभागा हुआ। ठीक है, इसलिए हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, कि मैंने तुझसे हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त की। ठीक है, और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है, और तेरे कारण ही मैंने अपना जीवन शानो शौकत से जिया, जो कि आगे अब मेरे लिए असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने अपनी तरफ से मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की, लेकिन मैंने तुझे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। संसार के सबसे पुराने देश प्राचीन भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, ठीक है, जब तक मैं शक्तिशाली था, तेरी भलाई की इच्छा मेरे मन में नहीं थी। गलती से भी तेरी भलाई मैंने कभी नहीं की, तेरे हितों की ओर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब कुछ शक्ति नहीं है, अब तो मेरे पास कुछ अधिकार ही नहीं है, सारे अधिकार मुझसे छीन लिए गए हैं जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। अब मान लो मैं कुछ करना भी चाहूं तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर आशीर्वाद करता हूं, पर शुभकामना देता हूं कि तू फिर उठे। ठीक है, तू फिर से उठे, उन्नति करे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, और जो तेरा पहले जो गौरव था, जो पहले जो तेरी प्रसिद्धि थी, उसी प्रसिद्धि को तू वापस प्राप्त कर ले। ठीक है, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, और मेरे बाद जितने भी इंग्लैंड से वायसराय आए वो तेरी गौरव को, तेरी महानता को, तेरे आदर्शों को, तेरे मूल्यों को, यहाँ की संस्कृति को समझे। ठीक है, फिर कह रहे हैं आप कर सकते हैं यह। लेखक उनसे पूछ रहा है कि क्या आप जाते समय इस देश से और इस देश की प्रजा से ऐसा कह सकते हैं क्या? ठीक है, और यह देश आपकी पिछली बातें भूल सकता है, यदि आप ऐसा कर दें। ठीक है, आप अपने सारे जो आपने अत्याचार, अन्याचार, जो गलतियां आपने इस भारत देश में आकर की, वो यदि आप सारी स्वीकार कर ले और एक बार भारत देश से और भारतवासियों से क्षमा मांग ले,
ठीक है, तो क्या होगा, तो ये देश जो है आपके सारे पिछले अन्यायों को, अत्याचारों को, कष्ट को, पीड़ाओं को, सबको भूल जाएगा। क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं इतने महान हैं, वो क्षमाशील स्वभाव वाले हैं, और जाते समय वो आपको माफ कर देंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लेकिन आप में इतनी उदारता कहाँ, आपका इतना बड़ा दिल कहाँ है? आप तो वो ही छोटे दिल वाले हैं जो सिर्फ सुख सुविधा, जो सिर्फ लाभ उठाना जानते हैं। ठीक है, वो लाभ आपको चाहे कैसे भी मिले, उसमें चाहे कितनी ही पूरी प्रजा का कितना ही अहित क्यों ना हुआ हो, उसको कितना ही कष्ट क्यों ना दिया गया हो, उस पर कितना भी अत्याचार क्यों ना किया गया हो, आपको सिर्फ अपने लाभ और अपनी सुख सुविधा, अपनी शान और शौकत से मतलब है, और किसी से भी नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको ये चैप्टर? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? आज जितना पढ़ाया है आप उतना पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, यस मैम। जितना पढ़ाया है उसको पढ़ लेना। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल सैटरडे को तुम्हारी क्लास नहीं होती है, मंडे से। ठीक है, ओके बेटा, बाय सबको। थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय।